देखिए, डीप स्टेट थकेगा ये उम्मीद करना बहुत ही बेकार सी बात है। उनके पास बहुत पैसा है और दूसरा सिस्टम आप देखिए कि इनके पास पैसा आता कैसे है, तो अपनी तनख्वाह का, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत जो होता है, वो हर बार 2.5% चाहे आप ज़कात का जोड़ लें, करीब-करीब 2.5% के आसपास होता है। उसे आप ज़कात में जो दिया जाता है उसकी तरह जोड़ लें या फिर आप और दूसरे संगठनों का जो ऐसा काम होता है उसमें जोड़ लें। तो ये पैसा उनके पास लगातार आता है और ये पैसे का फंड का उनके पास एक बहुत बड़ा भंडार है। इसकी तुलना में हिंदुत्ववादी या हिंदू लोग जो होते हैं, सीधे-सीधे हिंदू कहें तो, वो अपनी तनख्वाह में से कोई एक निश्चित अमाउंट दान करेंगे ही या जमा करेंगे ही, इकट्ठा करेंगे ही, ऐसा नहीं होता। तो ये जो पैसे का हिसाब-किताब है, ये बहुत डिफरेंट है। एक साइड आपके पास फंड ज़ीरो है और दूसरी साइड आपके पास अकूत संपत्ति है, जिससे आप बार-बार इस तरह के हमले कर सकते हैं। तो ये जो आयोजन हो रहा है, ये कोई पहला आयोजन है, ऐसा नहीं है। हार्वर्ड, प्रिंसटन वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की अ, या ब्रिटेन की या पश्चिमी देशों की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी ने मिलकर 2021 में डिसमैंटलिंग हिंदुत्व नाम का एक कॉन्फ्रेंस किया था। इस कॉन्फ्रेंस पे तरह-तरह के विवाद आए थे, तरह-तरह के हंगामे हुए थे और इस कॉन्फ्रेंस को अगर आप आज भी देख लें कि इस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले कौन-कौन लोग थे, तो आपको दिखेगा कि एक कतार में सारे के सारे जितने हिंदू विरोधी होते हैं, वो सब के सब आपको मिल जाएँगे। चाहे वो इतिहास में हिंदुओं का विरोध कई किताबें लिख रहे हों, जैसे मान लीजिए कि वेंडी डॉगनियर वगैरह की जो किताबें आती हैं या फिर आपको राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म जैसी जेफर लॉट की किताबें आती हैं। तो वो सारी किताबें और वो सब कुछ जो था, वो सारे लिखने वाले और वो सारे उस पक्ष से बोलने वाले, वो सभी के सभी उस आयोजन में आपको दिखेंगे। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, इसके बारे में एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा मुझे याद आता है कि ये जो तस्वीरें खिंचा लेने की बात आप कर रहे हैं ना, वो कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हम लोग भी किसी आयोजन में जब जाते हैं, तो हम तो व्यक्तिगत तौर पे ये करते रहे हैं कि किसी आयोजन में गए और मंच पर से मुझे भाषण देना था। भाषण देने के बाद जब नीचे उतर के आए और खत्म होने के बाद, आयोजन खत्म होने के बाद, कई बार बच्चे जो होते हैं, कॉलेज के, स्कूल के जो छात्र-छात्राएँ होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को हम सिखा देते हैं कि एक काम करो, आयोजन तो खत्म हो चुका है, अब ऐसा करो स्टेज पे चढ़ जाओ और किसी को बोलो तुम्हारी तस्वीर खींच लेगा और ऐसा लगेगा कि तुम इस आयोजन में वक्ता थे और उसको तुम अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर लेना। तो ये बदमाशी हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो ये बदमाशी जो हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, वही बदमाशी अब कोई नेता पुत्री कर रही है, हार्वर्ड जा कर के वहाँ पे स्टेज पे खड़ी होकर के और तस्वीर खिंचा कर के और अपने समर्थकों में थोड़ी तारीफ़ बटोर रही है। तो इतने से लालच को हम बहुत बुरा नहीं कहते। ख़ैर उनकी ख़ानदानी आदत है इस किस्म की चोरी वग़ैरह करना। क्या है कि उनके पिताजी भी जो थे ना, उन्होंने भी कह रखा था कि हमने रेलवे को जो है वो घाटे से फ़ायदे में ला दिया और बाद में जब यूनिवर्सिटी के छात्र सचमुच देखने के लिए आ गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र और उन्होंने जाँच करके देखा, तो देखा कि ये तो सारा हिसाब-किताब को ऊपर-नीचे करके और फर्जीवाड़ा करके कह दिया गया है कि रेलवे फ़ायदे में आ गई। असल में रेलवे फ़ायदे में आई-वाई नहीं थी और इसके बाद कोई केस स्टडी रेलवे पर हुई नहीं। तो उनके बाप भी वही करते रहे हैं, तो बिटिया भी अगर कर रही है एक बार स्टेज पे खड़े होकर के तो कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। वापस आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर जो यूनिवर्सिटीज़ में ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो भारत में सिर्फ़ अगर हम लोग देखें, सिर्फ़ भारत में, तो 1950 के दौर में पीसी जोशी जो थे, जो कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे और बाद में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से लात मार के निकाल दिया गया। आजकल अनपर्सन हो गए हैं, अनपर्सन होने का मतलब जो साधारण लोग नहीं जानते हो, वो ये होता है कि कम्युनिस्टों में अनपर्सन कर देने का मतलब होता है रोटी-पानी बंद कर देना या बिरादरी से बाहर कर देना, उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे, लेकिन आज अगर आप पीसी जोशी का नाम ले लेंगे किसी कम्युनिस्ट के बारे में, तो वो कोई भी जवाब आपको नहीं देगा। ना तो वो हाँ कहेगा, ना कहेगा कि वो थे मुखिया या नहीं थे मुखिया या क्या उन्होंने किया। तो बिल्कुल अनपर्सन कर देना इसको कहा जाता है। ऐसा ही अनपर्सन कर देना जो होता है, वो एक और मामले में आपको दिख जाएगा। जिन नेताओं का नाम लिया जाता है नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू करने के लिए, उन नेताओं का अगर आप नाम लेंगे, तो उनमें से भी कुछ लोग जो थे वो अनपर्सन हो गए थे, तो उन नेताओं का भी सभी का नाम नहीं लिया जाता। तो ये अनपर्सन करना होता है, तो वो अनपर्सन हो गए थे पीसी जोशी। लेकिन पीसी जोशी ने जो काम शुरू किया था, उस काम को कम्युनिस्टों ने बंद नहीं किया। पीसी जोशी ने शुरू क्या किया था, तो पीसी जोशी ने यूनिवर्सिटीज़ में अपने लोगों को घुसाना शुरू कर दिया था।
वामपंथी झुकाव के लोग पहले पीएचडी में आए, पीएचडी के स्टूडेंट के तौर पर, फिर पीएचडी के स्टूडेंट के तौर पे जब वो एक बार पीएचडी कर गए, तब फिर वो प्रोफ़ेसर बने। पुराने ज़माने में क्या था कि पीएचडी होना ज़रूरी था प्रोफ़ेसर होने के लिए, और बाद में अब नेट वगैरह की परीक्षा होने लगी है, एनईटी, जेआरएफ वगैरह की परीक्षाएँ जो होती हैं। लेकिन पहले पीएचडी होना ज़रूरी होता था। तो पीएचडी करके एक बार जब आपके कुछ छात्र उसमें घुस जाते हैं, फिर वो प्रोफ़ेसर हो जाते हैं, फिर अपनी ही विचारधारा के लोगों को लाने लगते हैं, और 1950 से 70 साल तक ये चलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में अब तक इस तरह के लोग, तो ये जो अब पीसी जोशी ने जो हरकत भारत में शुरू की थी, वो सिर्फ़ भारत में शुरू हुई थी ऐसा नहीं है। ये विदेशों में भी शुरू हुई थी करीब-करीब उसी दौर में। तो अब जो है आपको जो सारी जमात दिखेगी यूनिवर्सिटीज़ में, जिनको आप बुद्धिजीवी कहते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको लेफ्ट लीनिंग धड़ा बहुत बड़ा-सा आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट लीनिंग नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी या आपको अकादमिक क्षेत्र में कहिए कि आगे बढ़ना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को साबित करने के लिए एक सोकोल एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर गूगल पे सर्च करेंगे SOKOL सोकोल एक्सपेरिमेंट, तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने वामपंथी शब्दावली भर के बकवास लिख दी थी। वामपंथी शब्दावली का मतलब होता है कि माइनॉरिटीज़, डाउन ट्रोडन, इस तरह के शब्द जो हैं वो उठा कर के भर दिए एक लेख में, और उस पूरे लेख का कोई मतलब नहीं निकलता था कहीं से भी। मतलब पैराग्राफ का कोई अर्थ ही नहीं था, बिल्कुल अनर्थ था। लेकिन उसमें जो ये शब्द भरे हुए थे, उसकी वजह से उसे छाप दिया गया, और छापने के कुछ समय बाद जो सोकोल साहब थे, उन्होंने कह दिया कि भैया देखो मैंने ये बकवास लिखी थी, और इसे इन लोगों ने पीयर रिव्यूड जर्नल में छाप भी दिया है। अब बड़ी बेइज्जती हुई, तो काफ़ी हंगामा मचा, लेकिन सोकोल एक्सपेरिमेंट जो है वो एकेडमिक जगत में काफ़ी विख्यात होता है, काफ़ी जाना जाता है। जो लोग अकादमिक जगत से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें ये पता नहीं होगा सोकोल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था और कैसे वामपंथियों की पोल खोली गई थी। तो वो लोग चाहें तो इसको सर्च करके एक बार पढ़ के देख सकते हैं। तो ये जो वामपंथी धड़ा पूरा का पूरा घुस गया हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका फ़ायदा वामपंथियों को ये हुआ, जो क्रिश्चियन वाली माइथोलॉजी में कहा जाता है ना कि शैतान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि शैतान है ही नहीं, अधिकतर लोगों को ये समझा दो, कि शैतान कुछ होता ही नहीं, शैतान है ही नहीं। तो वामपंथ कुछ होता ही नहीं, वामपंथ खत्म हो चुका है, वामपंथ नहीं है अब। ये चीज़ जो साबित कर दी गई, आज की तारीख में अगर आप वामपंथ की बात करेंगे, तो कई जो है वामपंथी खुद जो लिबरल अपने आप को कहने लगे हैं, वो लोग कह देंगे कि वामपंथ तो कुछ होता ही नहीं। असल में उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ़ लाल झंडा हटा के रख दिया है, सोच वही है, विचारधारा वही है। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप लाल झंडे से मत पहचानिए इन लोगों को। इन लोगों को इस बात से पहचानिए कि क्या ये आप में गिल्ट फीलिंग जगाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये आपको किसी तरह से हीन भावना से ग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही वो कहता है, कोई भी अगर ऐसी बात कहता है कि गरीब भूखा मर रहा है और तुम बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हो, मतलब आप में हीन भावना जगाने की कोशिश की। जैसे ही ये हीन भावना जगाता हुआ कोई भी दिखे, तो आप पहचान लीजिए कि वो वामपंथी है। तो ये जो पूरा धड़ा था, ये पूरा धड़ा जो है वो आज आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिलेगा, प्रिंसटन में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में मिलेगा, और ये लोग क्या कर रहे होते हैं, तो ये लोग अपने जो नाजायज़ औलाद इस्लामिस्ट होते हैं, इस्लामिस्ट इनकी नाजायज़ औलाद होती है, 2 बापों की औलाद होते हैं इस्लामिस्ट, तो उसमें ये एक बाप जो होता है वो कम्युनिस्ट होता है। तो ये कम्युनिस्ट बाप जो होते हैं इनके, वो लोग इनको जगह देना शुरू करते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो वो लोग इनको जगह देना शुरू करते हैं, और एक बार जैसे ही जगह मिल गई, तो फिर जो है ये लोग उस धड़े को, उस विचारधारा को ये लोग अपने तरीके से पुश करने की कोशिश करते हैं। भारत के उदाहरणों से आप इसकी तुलना ज़्यादा आसानी से कर पाएँगे। भारत के उदाहरण जैसे कि आप इकबाल का नाम ले लीजिए। अल्लामा इकबाल कहा जाता है हमेशा। आप उसकी कविताएँ जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो घनघोर इस्लामिस्ट था। और कहा क्या जाता है? कहा जाता है कि वो वामपंथी था। ऐसे ही अगर आप देख लेंगे कैफ़ी आज़मी का लिखा हुआ, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये तो घनघोर इस्लामिस्ट था। लेकिन ये साबित क्या किया जाता है? साबित ये किया जाता है कि ये तो बड़ा कम्युनिस्ट था और बिल्कुल ईश्वर को ना मानने वाला, ये वो सारा कुछ। यही चीज़ आपको अभी के दौर में जो आपको एक ये जो अब दरअसल भारत का उदाहरण हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि भारत के उदाहरण से लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, लोग ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे किस्म की प्रकाशन की, ऐसे किस्म के ग्रंथों की कोई कमी नहीं रही है। अगर आप सिर्फ़ इंडोलॉजी को एक सब्जेक्ट की तरह देखें, तो भारत की किसी यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट होता हो, इंडोलॉजी से आप एमए कर सकते हो,
या फिर ये आप बीए कर सकते हैं इंडोलॉजी से, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कम से कम याद नहीं आता कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप इंडोलॉजी से आप बीए या एमए की पढ़ाई कर सकते हैं। और ये स्थिति तब है जब 17 यूनिवर्सिटी तो सिर्फ बिहार में है। एक नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS कहा जाता है उसको। और अगर आप नेट JRF वगैरह का सिलेबस देखेंगे तो सबसे नीचे में ये आपको इंडोलॉजी और हिंदू स्टडीज जो है वो एडेड मिल जाएगा। तो ये नए सब्जेक्ट जो है वो अभी हाल में ही पिछले 2-3 वर्षों में ऐड हुए हैं। तो 2-3 वर्षों में होने से कुछ होता नहीं है, 2-3 वर्षों में कोई उसमें से पास आउट करके निकला भी नहीं होगा, या एक आध अगर निकले भी होंगे तो उनकी गिनती जो है वो की जाए, ऐसा कुछ खास उनका काम जो है वो नजर नहीं आता। ये काम नजर आए इसके लिए 10 वर्षों का समय चाहिए होता है। तो 70 सालों में इंडिया में इंडोलॉजी की पढ़ाई नहीं हुई। इंडोलॉजी के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इंडोलॉजी के जानकार होते हैं, जैसे आप ओरिएंटलिज्म नाम की किताब अगर खोज करके देखना चाहेंगे तो ओरिएंटलिज्म नाम की किताब किसने लिखी है, तो भैया किसी विदेशी ने लिखी है। अगर आप डायना एक की किताब देखना चाहेंगे जो इंडिया के बारे में है, एक बनारस के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, तो किसने लिखी है भैया, तो बनारस जो नाम की किताब सबसे फेमस आती है, डायना की आती है, वो विदेशी है। उन्हीं की लिखी हुई इंडिया नाम की किताब भी आती है, वो भी विदेशी है। आप चाहे अगर तंत्र की जो साइड की जो किताबें होती हैं उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि विदेशी नाम वाले सारे लेखक हैं। आप अगर देवी की उपासना से रिलेटेड किताबें देख लेंगे तो उसमें आपको फिर नजर आएगा कि सारे के सारे विदेशी नाम हैं। एक आध जो भारतीय नाम थे भी, जैसे अभी विवेक देबरॉय वगैरह का नाम आना शुरू हुआ था, तो अभी हाल में ही उनका देहावसान हो गया, तो अब वो है नहीं और उनकी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। उतना काम किसी ने किया हो उसमें, अब मान लीजिए कि महाभारत का वो पूरा अनुवाद कर देते हैं, तो महाभारत का 6 ही बार अनुवाद हुआ है, उसमें से एक बार पूरा महाभारत का अनुवाद जो है वो विवेक देबरॉय ने किया था। लेकिन विवेक देबरॉय अब गुजर गए, तो उतने जानकार किसी व्यक्ति को अब सामने फिर से अगर खड़ा किया जाए तो फिर से उसे 10 वर्ष तो कम से कम लगेंगे, अगर पूरी महाभारत को वो अनुवाद करना चाहे कोई तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये लैप्स होता है, इसकी वजह से भारतीय पक्ष जो होता है, हिंदुओं का पक्ष जो होता है, वो दिखाई ही ना दे। और जो पक्ष विदेशियों का होता है, विदेशियों की मर्जी से चलता है, जिसमें आप कास्ट को दिखा सकते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंटली, सती प्रथा को दिखा सकते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंटली, जबकि ये प्रथाएं जो थी ये गुलाम भारत की थी। और जितने भी इंडोलॉजिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि जब कोई देश गुलाम होता है तो उस समय उसकी जो प्रथाएं हैं उसका कोई उसकी मान्यता नहीं होती, क्योंकि किसी और का गुलाम है तो वो उसकी अपनी प्रथा नहीं है, वो कोलोनियलिज्म का प्रभाव है। तो लेकिन इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि भारतीय पक्ष जो होता है वो पूरी तरह यहाँ से गायब हो जाता है। विशेषकर हिंदुओं का पक्ष जो होता है वो पूरी तरह गायब हो जाता है। और विदेशी यूनिवर्सिटीज ही नहीं, भारतीय यूनिवर्सिटीज में भी यही होता है। तो भारतीय यूनिवर्सिटीज के उदाहरण से शायद नहीं, ज्यादा मुझे तो लोग समझ पाएं।